हाईटेक टीवी की जानिब से मैं जावेद नसीम अपने देखने वालों की खिदमत में अपना आदाब और सलाम पेश करता हूँ। आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ प्रोग्राम एक मुलाकात लेकर। और आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले हमने आपकी मुलाकात करवाई थी जनाब इलियास शरफुद्दीन साहब से, जो कि दाई इस्लाम हैं, बल्कि मैं ये कहूँ कि मर्द मुजाहिद हैं, बहुत ही बेबाक इंसान जिन्होंने हमेशा हक़ का साथ दिया है और हमेशा अपने रवैये में गैर जानिबदारी को ही इन्होंने अव्वलियत दी है। आज फिर एक बार हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इलियास शरफुद्दीन साहब, और आज फिर हम उनसे बातें करेंगे। लेकिन गरचे ये दाई इस्लाम है, लेकिन आज हम इनसे मजहबी मामलात की बातें न करते हुए जो हमारे हालात हैं, हमारे हालात हाजरा, हमारे मुल्क में मुल्क गिर पैमाने पे क्या कुछ हो रहा है, हम उन मसाइल पे बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जनाब हमारे चैनल पे। वालेकुम अस्सलाम। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम अपने दूसरे एपिसोड का आगाज़ करें आज। प्लीज़, खुशी रहेगी जी। तो मैं पहले आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि ये जो कुछ आजकल चल रहा है, और ये ख़ास तौर से पिछले तकरीबन 3.5 महीनों से जो एक सूरत हाल पैदा हो गई है मुल्क में, तो भारत में अगर कहा जाए तो एक तरह से वायलेंस और कत्लेआम ये एक बड़ा मामूल सा बन गया है, एक जैसे एक रूटीन बन गया, एक शेड्यूल बन गया है। बॉर्डर पर भी आप देख रहे हैं कि फौजी मरते चले जा रहे हैं। तो ये जो एक तरह का ये जुर्म है, तो इस घिनौने जुर्म को रोकने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको ये बता दूं कि हर इंसान के अंदर आगे बढ़ने का एक जज्बा होता है। बिल्कुल। हर कौम और मुल्क के अंदर भी आगे बढ़ने का एक जज्बा होता है। सही। और हर कोई चाहता है कि दुनिया में तरक्की करे और टॉप 5 या कम से कम टॉप 10 में उसका शुमार हो। बिल्कुल। बात तो सोचते हैं मैं टॉप 3 या टॉप 1 रहूंगा। जी जी। और उसके लिए आपने देखी कि इंसानी तारीख में जंगों का एक जबरदस्त सिलसिला आपको मिलेगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं, लेकिन वो भी अल्लाह का बंदा निकला था पूरे दुनिया पर राज करने के लिए, फतेह करने के लिए। तो एक ये इंसानी कैफियत है, और इसके अंदर जब तक अल्लाह का कानून, अल्लाह के नबियों का लाया हुआ कानून और नबियों का तरीका रहता, तो वो इंसानी दायरे के अंदर कोशिश जारी रहती। बिल्कुल। जहां से अल्लाह के क़वानीन और अल्लाह के लाए हुए क़वानीन, अल्लाह के भेजे हुए क़वानीन जो नबी लेकर आए, उसको छोड़ दिया जाता और शैतानियत दाखिल हो जाती, वहां से फिर ये मकासद को हासिल करने के लिए अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती। अब उसके बाद जो सिलसिला चल पड़ता है जंगो जिदाल का, खून खराबे का, तबाही व बर्बादी का, उसकी कोई लिमिट नहीं है। सही। हमने हाल ही की तारीख में देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर एक खतरनाक भयानक शक्ल में हमारे सामने आए, और करोड़ों करोड़ों जिंदगियों का खात्मा हो गया 3-4 साल के अंदर। बिल्कुल। ऐसे ही हमने देखा कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में बोस्निया की जंग रही, अल्बानिया की जंग रही, सीरिया में चल रहा है, अफगानिस्तान में चल रहा है, इराक में चल रहा है, फिर हमारे पास इंडो चाइनीज वॉर रही, इंडो पाकिस्तानी वॉर रही। ऐसे कई जंगे रही जहां पर मैं बड़ा या मेरी आइडियोलॉजी बड़ी या मेरा ईगोइज्म बड़ा वाला जज्बा कहीं ना कहीं गालिब रहा, और उसकी बुनियाद पर जंगी हुई और खतलो गारतगिरी हुई। बदकिस्मती से कोविड-19 कोरोना वायरस के दौर में पूरी अक़वाम मिल के इस बीमारी को हटाने के लिए अल्लाह की मदद से मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से आगे बढ़ने के बजाय अब एक जो नया रवैया सामने आ रहा है एक दूसरे की जमीन हिलाने का। बिल्कुल सही आपने कहा कि ये कोविड-19 का भी जो मसला है, मामला आया है, इसको भी लोग अपने मुफाद के लिए काफी बड़े पैमाने पे लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी है। और कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स आ गया है, सियासत दाखिल हो गई है। तो जब सियासत की बात हम करते हैं तो एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ भारत देश में यहाँ की जो सियासत है ये किस नहज पे जा रही है? एक मोतदल सियासत हिंदुस्तान ने दुनिया भर को दी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक बैलेंस सियासत जिसे कहते हैं, नॉट टू राइट नॉट टू लेफ्ट, एक मॉडरेट सियासत बोलकर पॉलिटिकल लेवल पे नॉन अलाइन कंट्रीज का साथ एस्टैब्लिश करते हुए नेहरू ने शुरू की थी कि हम ना रशिया की तरफ रहेंगे ना अमेरिका की तरफ,
ना हम बहुत ज्यादा कैपिटलिस्ट रहेंगे ना कम्युनिस्ट रहेंगे, एक बैलेंस रहेगा, सोशियो डेमोक्रेटिक लेकर हम चलेंगे, जिसमें तमाम मज़ाहिब को फलने फूलने का भी मौका मिलेगा और साथ में सबको कमाओ खाओ जियो और जीने दो वाली पॉलिसी पे हम चलेंगे। लेकिन पिछले 6 सालों में ये पूरा नक्शा ही बिगड़ गया। पिछले 6 सालों में हिंदुत्व, सनातनी, कुछ ऐसे बातें बताई गई और सबका विकास करके भारत को हम सर्वशील कर देंगे, नंबर 1 कर देंगे और सुपर वर्ल्ड गुरु हो जाएगा भारत, कुछ ऐसे बातें बताकर लेकर आए कॉन्सेप्ट और बदकिस्मती से अंदर के हालात भी तबाह किए, बाहर के हालात भी तबाह किए। अंदर के हालात लिंचिंग की शक्ल में, बेरोजगारी की शक्ल में, कंपनियां इंडस्ट्रीज के बंद होने की शक्ल में, रुपये का बढ़ता जाना, डॉलर के बनिस्बत रुपये का गिरता जाना, यानी उसकी शक्ल में, महंगाई जो पेट्रोल डीजल और दूसरे गैस वगैरह की, यानी पूरे अंदर के सिस्टम को इतना भयानक तरीके से बर्बाद किया कि आज पिछले 5 सालों में भारत सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला मुल्क बन गया। बिल्कुल बिल्कुल 12 करोड़ हिंदुस्तानी बेरोजगार हो गए पिछले चंद सालों में। सही। और इंडस्ट्रियल लेवल का ये है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिर के 2% पर आ गया, जबकि इस बात का वादा किया गया था कि हर साल 2 करोड़ नई नौकरियां जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो उस हिसाब से अब तक ये जो 12 करोड़ का बेरोजगारों का आंकड़ा है, उन 12 करोड़ लोगों को कम से कम पूरा रोजगार मिल जाना चाहिए था। 6 साल गुजर चुके हैं। ये 12 करोड़ रोजगार पर थे जिनको घर पे भिजा दिए, जो 12 करोड़ घर पर बैठे थे जिनको रोजगार लगाना था वो तो घर में बैठे हुए अभी जी। तो अब ये आंकड़ा मिलकर 24-26 करोड़ चले गया बेरोजगारों का। दूसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा आपको, किसी भी बिजनेस के फरोग के लिए मुल्क के अंदर अमन और सलामती और एकजहती रहना जरूरी है। बिल्कुल। आप इन्वेस्टर हैं, आप पैसा जब लगाएंगे जब यूनिटी रहेगी, पीस रहेगा, सिक्योरिटी रहेगी। लेकिन जब आप देखेंगे कि माहौल दिन ब दिन हर शहर का बिगड़ता जा रहा है, गांव-गांव नफरत फैलती जा रही है, मीडिया के एंकर्स बैठकर एक दूसरे के ऊपर मजहब के नाम पे लड़ाने की प्लानिंग की जा रही है, पॉलिटिकल लीडर जो रूलिंग क्लास में है वो खुद गोली मारो आग लगाओ की बातें कर रहे हैं, तो फिर ऐसे मुल्क के तबाही के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। सही कहा आपने, यही काफी है। और हर मुल्क में ये जो तालिब इल्म का तबका होता है, स्टूडेंट का तबका होता है, ये बड़ा ही अहम माना जाता है किसी भी मुल्क की सलामती के लिए या आने वाले दिनों के लिए। और तालिब इल्मों का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है कौम की तरक्की में, मुल्क की तरक्की में। लेकिन हमारे यहाँ पिछले सालों ये भी देखा गया कि जिस तरीके से तालिब इल्मों के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं या हमारा जो तालीमी मेयार है वो गिरता चला गया, इस बारे में आप क्या कहते हैं? JNU, DU और जामिया जी दुनिया की उम्दा यूनिवर्सिटीज में मानी जाती है। बिल्कुल। और अल्लाह के करम से, अल्लाह का फजल रहा कि हमारे मुल्क की यूनिवर्सिटीज से बहुत ही टॉप क्लास नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट, बिल्कुल, नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट बिल्कुल यहां से निकले हैं। बिल्कुल। पिछले साल का भी इकोनॉमी का नोबेल जिन्हें मिला है वो भी इत्तेफाक से JNU के स्टूडेंट। तो पता ये चला कि हमारे पास बहुत ही जबरदस्त माहौल ये यूनिवर्सिटीज में मॉडर्न एजुकेशन का, मैं आपको एथिकल इन रिलीजियस बात नहीं कर रहा हूं, मैं मॉडर्न एजुकेशन, सिर्फ मॉडर्न नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल के जो ग्लोबल लेवल का एक स्टैंडर्ड एजुकेशन यहां पर मिलता जाता है। और आज भी HRD मिनिस्ट्री की जो कल लिस्ट आई है उसमें ये यूनिवर्सिटीज टॉप 5 में है। लेकिन हुआ यूं, वहां पर किसी तरीके से एक संस्था खोली गई, RSS की शाखा खोली गई, VHP बजरंग दल की शाखा खोली गई और हिंदू मुस्लिम की आग लगाकर इन यूनिवर्सिटीज के फाउंडेशन को भी कमजोर करने की प्लानिंग की गई। और ऐसे ऐसे लोग आकर वहां पर सेमिनार्स दे रहे हैं जो टीवी के ऊपर दिन रात सिर्फ आग लगाने बैठते हैं और वो लोग सेमिनार्स दे रहे हैं। तो फिर हमारे को अंदाजा ये हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे ये यूनिवर्सिटीज और नौजवानों के फ्यूचर से खेलने के लिए रूलिंग क्लास, रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ से और मीडिया की तरफ से एक बड़ी साजिश हो रही है। करोड़ों बच्चों का फ्यूचर तबाह होगा, बच्चों का फ्यूचर तबाह होगा, उनके फैमिलीज का फ्यूचर तबाह होगा, आने वाली जनरेशन का फ्यूचर तबाह होगा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुल्क तबाह होगा। ये सारी चीज़ें जो है ये तो चल रही हैं और बहुत सारी जगहों पे हम हुकूमत की जानिब से की जाने वाली अनचाही या मनचाही हरकतों को देख रहे हैं और इसका क्या एक रिजल्ट निकल रहा है। यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम उससे जूझ भी रही है।
हालात को देखते हुए एक सवाल जहन में यह पैदा होता है कि ये जो कोविड-19 है, गर्चे ये वबा की सूरत है, लेकिन पिछले महीनों में जो हालात देखे गए तो उससे कहीं ना कहीं एक अंदेशा होता है कि क्या हमारी हुकूमत कोविड को भी अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। देखिए, अगर कोविड के लिए अच्छे साइंटिफिक रिसर्च पर हुकूमत पैसा लगाती, बेहतरीन मेडिसिन्स वगैरह के लिए मेहनत की जाती, बेहतरीन अच्छे क्वारंटाइन के माहौल को तैयार किया जाता, हॉस्पिटल्स को तैयार किया जाता, लॉकडाउन को इंटेलिजेंटली अहम इलाकों में रखा जाता और बाकी की जगह को थोड़ी छूट दी जाती है ताकि बिजनेस एक्टिविटी चले, तो हम ये समझ सकते थे कि गवर्नमेंट सिंसियर है जी। लेकिन हुआ यूं, एक ब्रूचुअल लॉकडाउन ला दिया गया। जनवरी से तैयारी करना था, मार्च के तीसरे हफ्ते तक तैयारी नहीं करे। हॉस्पिटल्स और पीपीई किट से लेके वेंटिलेटर्स तक इसमें जबरदस्त करप्शन देखने में आया। हॉस्पिटल्स के क्वारंटाइन सेंटर्स सही तरीके से तैयार नहीं मिले और नतीजा ये हुआ कि जब लॉकडाउन टूटा तो पूरे दुनिया में लॉकडाउन के बाद केसेस कम हुए और हमारे पास लॉकडाउन के बाद केसेस जंप होकर 3 लाख क्रॉस हो गया। यूके को पीछे छोड़ के हम चौथे नंबर पर आ गए और गवर्नमेंट के लीडर्स और मीडिया चिल्ला रहे हैं तबलीगी जमात, जिहादी कोरोना वगैरह वगैरह। तो पता चला गवर्नमेंट की नीयत साफ नहीं है। गरीब बड़ा तबका बर्बाद हो जाएगा क्योंकि राशन के सेंटर्स से पीडीएस के थ्रू राशन नहीं मिला, डायरेक्ट अकाउंट्स के थ्रू पैसे नहीं मिले, दवाओं के नाम पर करप्शन हो गया, लॉकडाउन के नाम पर हाईवे और ट्रेन के नीचे लोग आकर मरने लगे। तो मैं समझता हूं गवर्नमेंट की नीयत और अमल दोनों भी साफ सुथरे नहीं है। पीएम केयर फंड पे हजारों करोड़ मंगाया गया, हिसाब कहाँ है बोले तो बताने के लिए तैयारी नहीं है। मूर्तियों पर और कई दूसरे ऐसी अय्याशियों पर वो पैसा लग रहा है मुझे लगता है, इसीलिए हिसाब देने को डर रहे हैं। पीएम केयर की बात आई तो मेरे भी जहन में ये सवाल उठा कि एक ऑलरेडी पीएम फंड तो मौजूद था जी, जो जमाने से मौजूद था और जब भी कोई ऐसी सूरत हाल होती थी तो उस पीएम फंड का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन एक नई शुरुआत की गई पीएम केयर फंड और इसमें मेरा ख्याल है कि लाखों करोड़ रुपए, सिर्फ करोड़ों नहीं बल्कि लाखों करोड़ रुपए इस फंड में आए और हर शख्स ने जाती तौर से जितनी मदद करनी थी लोगों की वो तो किया, लेकिन पीएम फंड में भी काफी हद तक, क्योंकि ये जो अमाउंट आया ये तो जनता का ही पैसा आया। तो सवाल यह है कि वो जनता का पैसा जनता के लिए आया था, लेकिन जनता की तरफ से जब ये सवाल हुआ कि इन पैसों को, इस फंड को आपने कहाँ लगाया, कैसे लगाया, क्योंकि हालात तो दिन ब दिन खराब से खराबतर होते चले जा रहे हैं जी। हमारे सामने कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही है जहां हमें ये लगे कि हाँ इस करोड़ों रुपए के फंड का कोई जनता के लिए इस्तेमाल हुआ है या कोविड के लिए इस्तेमाल हुआ है। लोग मरते चले जा रहे हैं। हमारे प्रधान जी ने ताली भी बजवा दी, थाली भी बजवा दी, फूल भी बरसवा दिए, मोमबत्ती भी जलवा दी। तो ऐसा लगता है कि वो शायद कोविड को वेलकम कर रहे थे या जश्न मनाया जा रहा था, क्योंकि जिस तेजी से ये ऊपर की तरफ जा रहा है लेवल, ये ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान बड़ी तेजी के साथ न सिर्फ ये कि वबाई तौर से बल्कि मुआशी तौर से, अखलाकी तौर से, हर तरह से तबाही की तरफ जा रहा है। मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। पीएम फंड ऑलरेडी मौजूद था जिसको कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हर साल ऑडिट करते थे कैग वाले, और वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश होती थी। बिल्कुल पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया। पीएम केयर फंड नया डाला गया, काफी पैसा मंगाया गया, उसकी ऑडिटिंग अब सीएजी से कैग की तरफ से नहीं होगी बल्कि उसकी ऑडिटिंग प्राइवेट ऑडिटर्स करेंगे और उसकी ऑडिटिंग पब्लिक में नहीं लाई जाएगी, ये बात कह दिया गया। अब जब एप्लीकेशन डाला गया, बॉम्बे हाई कोर्ट वगैरह में पीआईएल फाइल की गई कि इसको पब्लिक किया जाए, तो गवर्नमेंट वहां पर जाकर कह रही है कि ये पब्लिक डोमेन का फंड नहीं है। फिर ना सिर्फ पैसे मंगवाए गए गवर्नमेंट मशीनरी के जरिए बल्कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की एक एक दिन की तनख्वाह काट के पैसे डाल दिए गए उसके अंदर। बिल्कुल डिफेंस वालों की तनख्वाह काट दी गई, प्राइवेट दूसरे एम्प्लॉइज की तनख्वाह काट दी गई और कई एनजीओस ने भी उसमें पैसा दिया है। ये पैसा गरीब के खाने पर, गरीब के रोजगार पर, गरीब के कपड़े पर, गरीब की दवाओं पर खर्च नहीं हो रहा।
ये पैसा कहीं और बर्बादी की तरफ खर्च हो रहा। इसके अलावा अगर ये पॉजिटिव खर्चा होता जी, तो कुछ ना कुछ असर दिखकर आता था इसका। एक इत्तला के मुताबिक ये जो फंड इकट्ठा किया गया, इसमें इस फंड के अलावा वर्ल्ड बैंक से भी जो है वो इन्हें कुछ कर्ज दिया गया, कोविड को $1 बिलियन दिया गया। उसके बाद एक और भी खबर आई थी जो कि गैर मुसद्दिक़ा है कि $2 बिलियन और भी पॉसिबिलिटी दिया गया था। बहरहाल जो भी है, लेकिन कहीं भी ये बिलियन डॉलर्स की रकम का क्या सरफा है, क्या इस्तेमाल है, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है और सरकार बताने को तैयार नहीं है। तो क्या समझा जाए इसे? आप सवाल करने पर अगर सरकार को गुस्सा आ रहा और आप पर केसेस दायर हो रहे, जैसा यूपी के चीफ सेक्रेटरी ने कल सवाल किया कि यूपी में टेस्ट कम हो रहे हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ने, टेस्ट कम हो रहे हैं इसीलिए केसेस कम हैं, टेस्ट ज्यादा करिए केसेस ज्यादा निकलेंगे। 1 मिलियन में से सिर्फ 1300 टेस्ट किए जा रहे हैं। अच्छा, ये बोलने पर उन पर केसेस दायर हो गए। अब इसमें क्या गलत बात नजर आई उन्हें? IAS ऑफिसर की बात कर रहा हूं मैं आपको। वही तो मैं कह रहा हूं कि इसमें क्या गलत बात नजर आई? वो बंदा सजेशन दे रहा था ज्यादा टेस्ट करिए, आवाम को झांसे में, धोखे में, खतरे में मत डालिए जी, लेकिन ये नहीं मानकर उसको ही केसेस के जरिए अंदर किया जा रहा है। सेम हाल PM केयर फंड का है। जो भी ज्यादा सवाल कर रहा है, चाहे मीडिया के ईमानदार एंकर्स हो या कोई पैनलिस्ट हो या वगैरह हो, तो जितनों पर हो सके उनको ग्रिप में लाने के लिए केसेस पे केसेस दायर किए जा रहे हैं। तो पता चला दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो क्या ये समझा जाए कि जैसे ये डीमोनेटाइजेशन के वक्त में रूपों को जो इकट्ठा किया गया था और इसके बाद ये जो PM केयर में जो है अभी लाखों करोड़ रुपए जो फंड इकट्ठा किया गया है, सरकार इसका कुछ और अदरवाइज इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही है क्योंकि इलेक्शन भी सामने है? जी जी, मैं तो समझता हूँ गुजरात से लेकर राजस्थान तक MLA खरीदे जा रहे हैं जी। MLA खरीदने के लिए पता चला 8 डिजिट्स में पैसे दिए जा रहे हैं, यानी सबको कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा का फिगर है। 10 करोड़ के नीचे वाला एक भी MLA नहीं है। दूसरी बात, 20,000 करोड़ से सेंट्रल विस्टा का एक मोदी जी का पैलेस बन रहा है दिल्ली के अंदर। अच्छा, वो एक इन्वेस्टमेंट है। आने वाले दिनों में ऐसे कई चीजें और दिक्कत आने वाली है जो मैं समझता हूँ आवाम के पैसे जो आवाम पर खर्च होने चाहिए थे वो इस तरीके से गैर जरूरी चीजों पर कर आवाम को बर्बाद किया जा रहा है, हिंदुस्तान को बर्बाद किया जा रहा है। आप देखिए हमारे पास जो चाइना से आर्मी के लिए जैकेट्स मंगाई गई थी जी, उसकी क्वालिटी अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है। वो जैकेट की जो बुलेट प्रूफ जैकेट है अप टू द मार्क नहीं है बोलकर हमारे CAG की रिपोर्ट आई है। तो सब स्टैंडर्ड मटेरियल सेना के लिए आ जा रहा है। चाइना लद्दाख तक दाखिल हो गया, गलवान रिवर तकरीबन ले रहा है वो। वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट BJP के उन्होंने कहा कि ऊपर के तकरीबन हिल्स लद्दाख के हाथ से निकल गए हैं। अच्छा, उत्तराखंड का तकरीबन हिस्सा नेपाल अपने मैप में ऐड कर लिया है और पार्लियामेंट से पास करा लिया। कल हमारे कुछ भाई सीतामढ़ी बिहार में वहां जाने की कोशिश करे तो फायरिंग करके उनको नेपाल की पुलिस ने मार डाला। अच्छा। ये हालात चल रहे हैं। असल पैसा बेकार चीजों पर लगाकर देश को बस अल्लाह भरोसे छोड़ दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ अल्लाह उसके नबी का हुक्म था तुम पहले एहतियात करो फिर अल्लाह पे भरोसा करो, लेकिन एहतियात तो नहीं हो रही, सिर्फ बर्बादी की तरफ देश जा रहा है। और वाकई में ये जो आपने इत्तेहाद की बात कही तो बहुत ही शर्म और अफसोस का मकाम है कि इस वक्त हम सब पूरा मुल्क जिस तरह के हालात से जूझ रहे हैं और जिस तरह के हालात का शिकार हो रहे हैं, बड़ा अफसोस होता है कि इस वक्त भी लोग गंदी सियासत में पड़े हुए हैं, नफ़रतों की तिजारत में पड़े हुए हैं, नफ़रतों को बढ़ाने में पड़े हुए हैं। ये एक क्या माहौल बन रहा है ये समझ में नहीं आता। बहुत अक्ल हैरान रहती है कि आखिर ये इंसानी नुमा भेड़िए हैं, दरिंदे हैं, जानवर हैं, क्या हैं या क्या बन चुके हैं। अब देखिए, जैसे कि मैं एक बात कहूँ कि ख़वातीन की बात अगर मैं करूँ, हमारे मुल्क में बहुत कुछ तो हो ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से अभी कुछ वाक़यात सामने आए कि जहाँ पर हमारी ख़वातीन के साथ बहुत ही बेहुरमती का मामला रहा, उनकी बहुत ही बेइज्जती भी हुई और उनकी जानें भी गई। और अभी एक यूपी में एक वाक़या हुआ कि एक खातून थी नीलम नाम की, वो जब उन्हें दर्द ज़ा उठा तो उन्हें लेके जब हॉस्पिटल्स में जाया गया तो 8 हॉस्पिटल वालों ने इनकार कर दिया महज ये कहते हुए कि हमारे यहाँ बेड खाली नहीं है। और न सिर्फ ये उनकी बल्कि उनके बच्चे की भी एम्बुलेंस में जान चली गई।
एक तरफ हमारे मुल्क में इस बात का नारा लगाया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और औरत की इज्जत और इस तरह की बहुत सारी किताबी बातें की जाती हैं, लेकिन जब हम अमली तौर से देखते हैं तो हमें सूरत हाल कुछ और नजर आती है। मसला ये है भाई कि गवर्नमेंट की पूरी तवज्जो है गाय बचाने पर जी, तो जो माएँ बहनें परेशान हैं उस पर से कंसंट्रेशन हट गया है जी। गाय के लिए गौशाला से लेके दवाखानों से लेके एम्बुलेंस है, और इंसान की जान की वो पहले वाली स्टैंडर्ड तरीके से हिफाजत और मेयार नहीं है जी। नतीजे में इज्जतें भी लुट रही है, जान भी जा रही है, हत्ता कि एक लाश को कचरे के डब्बे में कचरे के ट्रक में डालकर लेकर जाते हुए मैंने 2 दिन पहले वीडियो में बताया है, कचरे के डब्बे में लाश को लेकर गए हैं। औरत के लिए एम्बुलेंस यहाँ तो यूपी में फिर भी मिल गई थी, कई जगह एम्बुलेंस भी नहीं दे रहे हैं। तुम अपने मसले कैसे चले आओ? बॉम्बे की जो खातून खत्म हुई है, मुसलमान खातून, दर्द ज़ाह की वजह से उनको रिक्शे में ऑटो में लेकर फिरा गया, किसी हॉस्पिटल ने कबूल नहीं किया, किसी हॉस्पिटल ने। अब दूसरा मसला ये है कि हमारे पास की जो पॉलिसी फिलहाल चल रही है, हिंदुत्व पॉलिसी, नफरत अंगेज पॉलिसी, उसकी वजह से डॉक्टर्स भी उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल लग गए, सवाल आ गए हैं। बिल्कुल, अभी वो कानपुर के डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो है आरती लालचंदानी जी हैं, इसके अलावा और भी कई हैं, कई जगह के डॉक्टर, यूपी की जो कानपुर के डॉक्टर जी, कई डॉक्टर्स आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स का व्हाट्सएप सामने आया है जिसमें मुसलमान पेशेंट्स को मत देखो वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूँ ये जो सांप्रदायिकता का, कम्युनलिज्म का, फिरकावारियत का जहर था, ये पॉलिटिकल क्लास से निकल कर ये मुख्तलिफ आश्रमों से होता हुआ अब हॉस्पिटल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर भी दाखिल हो गया है। और इसका नतीजा ये है, गांव-गांव खुदकशी के वाक़यात, भुखमरी के वाक़यात और मरीजों का इलाज नहीं होने की वजह से मौत के वाक़यात जी आपको ज़्यादा मिलते जा रहे हैं, क्योंकि अब पूरा सिस्टम करप्ट होना शुरू हो गया। अभी हम ख़वातीन की बात कर रहे हैं, ख़वातीन की सलामती के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे जहन में अचानक अभी एक नाम आ गया, सफूरा जरगर जी। वो एक स्टूडेंट जो कि जिसका ताल्लुक जामिया से था और उसे उसके ऊपर एलिगेशन लगा कि उसे अरेस्ट कर लिया गया, 2 बार उसके बेल को खारिज करार दे दिया गया। एक सवाल मेरे जहन में ये उठा कि उसी जामिया के सामने में खुलेआम कोई गोलियां चलाता है, वो आराम से घूमता है, पुलिस के सामने कोई आग लगाता है, वो आराम से घूमता है, किसी के कहने पे सारा शहर जो है, दिल्ली शहर, वो जलने लगता है, वो भी आराम से घूमता है। लेकिन हमारी हुकूमत का जो रवैया है वो एक स्टूडेंट के बारे में महज इसलिए कि उसने एक आवाज़ उठाई थी इंसानियत के लिए, समाज के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, और आज उसे बिल नहीं मिल रहा है। खबर मिली है कि जो बच्चा है उसके पेट में उसकी भी हालत कुछ ख़राब बताई जा रही है। तो एक जहन में एक अजीब सा खलफशार मच जाता है कि आखिर हम किस तरफ जा चुके हैं, जा रहे हैं, और इसका अंजाम क्या होने वाला है। आप देखिए, हिंदुस्तानी तारीख में कंस नाम का एक राजा हुआ करता था जी, जिसने भी एक हामिला औरत को जेल में रखा था, और श्री कृष्ण जेल में ही पैदा हुए उसी औरत से, और निकलकर कंस का बहुत अच्छे तरीके से बाजा भी बजाए थे। ये हमको हमारी हिस्ट्री में मिलता है जी जी। तो कभी भी याद रखिए, जो जालिम किस्म के लोग रहते हैं उनका एक टारगेट होता है किसी तरीके से इंसाफ की आवाज को दबाया जाए, किसी तरीके से एक जो आवाज उठ रही है इंसानियत की फलाह के लिए, भलाई के लिए, इक्वालिटी के लिए, जस्टिस के लिए, उसको रोका जाए, उसको खत्म किया जाए और उस पर पाबंदी लगाई जाए। सफूरा जरगर या उस जैसी बहनों और भाइयों को जो आज जेल में यूएपीए को लेकर बंद किया जा रहा है, तो वही यही एक प्लानिंग है जो रावण और कंस की हुआ करती थी। आज की भी बस यही प्लानिंग है, किसी तरीके से इनको जेल में डालो, इंसाफ की, जस्टिस की, इक्वालिटी की आवाज को दबाओ। एंटी सीए के प्रोटेस्ट के लिए कई दलित बच्चियां जो आगे आई थी पिंजरा तोड़ बोलकर एक कॉन्सेप्ट लेकर, वो बच्चियों को भी यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत अंदर कर दिया। यानी पता ये चला कि मौजूदा हुकूमत किसी तरीके से इक्वालिटी की, जस्टिस की, इंसाफ की आवाज़ को दबाने में इंटरेस्टेड है, देश अच्छे से चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप देखिए, आज कल की एक बात अगर आप सुने तो हैरत करेंगे, परोठा जो होता है, पराठा जी, गवर्नमेंट की नज़र में रोटी नहीं है कहते वो,
इसलिए 18% जीएसटी पराठे के ऊपर लगा दी गई, क्योंकि उनकी नजर में पराठा रोटी नहीं है, रोटी पे जीएसटी नहीं रहेगा, अगर आप पराठा खाएंगे तो जीएसटी रहेगा। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे ऐवान हुकूमत में किस किस तरह के और किस किस जहनियत के लोग आ गए हैं और उनकी सोच किस तरफ जा रही है और कैसे जा रही है। ऐसी ऐसी चीजों पे जो आदमी ये कहता हो कि मुसलमान औरतों को खबरों से निकाल कर उनकी इज्जत को लूटेंगे, उसको चीफ मिनिस्टर जब बना दिया जाता है। सही। जो औरत ये कहती है कि नथुराम गोडसे मेरे आइडियल और हीरो है और वो देशभक्त था जिसने महात्मा गांधी को मारा, और उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया जाता है। सही। जो ये कहता है कि रामजादे या हरामजादे, उसको उठाकर एमपी बना दिया जाता है, ये कहने वाली औरत को। और प्रधानमंत्री कहते हैं कपड़ों से पहचान लो शमशान और खबरस्तान। तो जब आप समझ जाइए कि जहन के अंदर जहर और गोबर भरा है और इसके पास से कुछ अच्छा निकल के आने वाला नहीं है। जिस किस्म से 10.8 से जीडीपी 1.5 पर आ गई, अब आने वाले दिनों में माइनस में जाएंगी, बल्कि सुन रहे हम। तो ये वो जहन की कारस्तानी है जो सिर्फ आग लगाने और तोड़ने में इंटरेस्टेड है, बनाने में इंटरेस्टेड है। सही कहा आपने। हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। आज हम बातें कर रहे हैं जनाब इलियास शफुद्दीन साहब से, और हालत हाजरा पे हमारी नज़र है और हम आज के हालत हाजरा के मसाइल पे थोड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपकी सेहत और तंदुरुस्ती का राज छुपा है आपके मुंह की सफाई और दांतों की मजबूती में, तो ख्याल रखिए और दांतों से जुड़ी हुई किसी भी तकलीफ के लिए कांटेक्ट कीजिए रीडिज़ाइन बंजारा हिल्स सिटी सेंटर के बगल में। रीडिज़ाइन। ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं जावेद नसीम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ, और आप जानते हैं कि आज हमारी मुलाकात हो रही है जनाब इलियास शफुद्दीन साहब से, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज के हालात हाजरा के बारे में। अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला सवाल आपसे करना चाहूँगा जनाब, कि अभी हमारी वित्त मंत्री मोहतरमा निर्मला सीतारमन जी ने एक ऐलान किया कि इस मुल्क के 8 करोड़ लोगों को 2 महीने तक राशन दिया जाएगा। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? मोदी जी बोलते कि हम 20 लाख करोड़ देंगे जी। फाइनेंस मिनिस्टर कहती है 8 करोड़ लोगों को 2 महीने का राशन देंगे। 2,500 हजार रुपए दला दिए ऑलरेडी। अमित शाह जी कहते हैं 51 करोड़ लोगों में 53 करोड़ रुपए पहुंचा दिए गए हैं। वाह। ये सबसे ऑथेंटिक बात दिखी मेरे को अमित शाह जी की आज तक की, वो उसकी पूरी जिंदगी में। हाँ। कि 51 करोड़ लोगों में 53 करोड़ रुपए 1 रुपया 24 पैसे या 25 पैसे के हिसाब से एक एक अकाउंट में पहुंचे होंगे। ये बात मेरे को ऑथेंटिक दिखी। दूसरे पूरे बात चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा बोगस है, तुम्हारा प्लान तुम्हारे पास रखो, हम तेलंगाना वालों को तुम्हारे रुपए की जरूरत नहीं है, हम इंशाल्लाह अपना देख लेंगे। बिल्कुल। तो ये वाली बात मेरे को सबसे ऑथेंटिक। और जहां तक तेलंगाना की हम बात करें तो अगर हम तारीख का मुताला करते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, तो ये वो रियासत है कि जो बिल्कुल फुल फ्लेजेड था। अरे हम 70 सालों से बिहार और यूपी को, हरियाणा, राजस्थान को अल्हम्दुलिल्लाह पाल रहे हैं अल्लाह के फजल से। वही तो कह रहा हूँ कि आज भी जीएसटी का मेजर कंट्रीब्यूशन साउथ स्टेट से अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का खास करम है। और आज भी मेजर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात है, अल्लाह का करम है ये। मुल्क से आगे बढ़ते हुए मैं जाऊंगा इस तरफ के भी बीच में हमारे कुछ हिंदुस्तानी। मैं सिर्फ आपके पहले सवाल पर थोड़ी रोशनी डालूं। हाँ जी, बिल्कुल अधूरा रह गया था। बिल्कुल। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 8 करोड़ लोगों को अगर राशन 2 महीने का पहुंच गया, तो दिल्ली का गरीब जो यूपी और बिहार और बंगाल और झारखंड से आके मेहनत कर रहा था दिल्ली में, उसको घर से बाहर निकलकर 1500 किलोमीटर पैदल चलने की जरूरत क्यों पड़ी? सही। गुजरात में ये गरीब पैदल निकलकर 2-2 हजार किलोमीटर अपने घर को क्यों पहुंच रहे? रेलवे ट्रैक पे से चलते चलते सो के रेल के नीचे आके क्यों मर रहे? बिल्कुल सही। हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट से क्यों मर रहे? क्यों मुसलमानों को निकल कर अल्हम्दुलिल्लाह 80% हिंदू भाइयों ने कहा, मेरे अल्फाज जी निकल कर 80% रास्ता हाईवे के ऊपर खाने के ट्रक ठहरा के खाना खिलाना पड़ा अल्लाह के हुक्म से। जब ये राशन घरों पे पहुंच गया था, तो फिर ये गरीब को निकलने की जरूरत ही क्यों पड़ी?
भाई ये हवा में बातें हैं, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी आप मुझसे मत पूछिए, वो गरीब माइग्रेंट लेबरर से जाके पूछिए, टीवी के ऊपर चेक करिए, यूट्यूब पे चेक करिए, उन्हें बोल रहा है 2 दिन का खाना नहीं था साहब, 4 दिन से भूखा हूं साहब, बच्चे बिस्किट को तरस के जा रहे साहब, और बच्चे भूख से मर गए। सही, औरतें मर गई प्लेटफॉर्म के ऊपर, 2 मासूम बच्चे उसके बाजू खेल रहे हैं और मां मर के पड़ी है भूख से। एक मां मर के रेलवे ट्रैक के बाजू पड़ी है और उसका मासूम शेरख्वार बच्चा उस मां की छाती से लग के दूध पी रहा है, ये समझ के कि मां जिंदा है। ये सीन हमने देखा है भाई। जी। आप क्या 8 करोड़ 80 लाख घरों को आप अगर सही राशन पहुंचा देते, इतनी बुरी दुर्दशा नहीं होती थी। 8 लाख लोगों को पहुंचा देते आप, अल्लाह की खैर, जो माइग्रेंट्स थे, मैं गांव की बातें कर रहा हूं, जो माइग्रेंट लेबर थे, 8 लाख अगर उनको पहुंचा देते तो आज हमारे उनके जिंदगियों में हाहाकार नहीं मचती। वो बार बार कह रहे हैं सब याद रखा जाएगा। आपके पड़ोस बिहार में, चूंकि आपका एक ताल्लुक बंगाल से भी है और मेरा ताल्लुक बंगाल जाना आना मुझे ज्यादा होता है लेक्चर्स के लिए, मैं बताऊं उसके आपके पड़ोस बिहार के लोग एक बात कहते हैं, जिंदगी झंडबा, पीएम केयर फंड बा। जिंदगी झंड बा, पीएम केयर फंड बा। भाई जिंदगी पूरी झंड हो गई, पीएम केयर तो अब तो आ जाओ फंड ले लेके, लेकिन पैसा नहीं आया। सही, झूठ, लफ्फाजी, फेंकना, जुमले, इस पर 6 साल निकल गए, आधे हिंदुस्तान को भिखारी बना दिए। अब अल्लाह जाने आगे क्या करें। लेकिन ये जो कहा आपने कि सब याद रखा जाएगा, मुझे लगता है कि हमारे मुल्क के लोगों को भूलने की बड़ी बुरी बीमारी है, क्योंकि हम बड़ी से बड़ी बात को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि अगर सब याद रखा जाता तो हमारे हजरत दोबारा तो नहीं आ पाते। मसला ये है कि एक चीज होती है मीडिया का सही इस्तेमाल जी, और इस बारे में मौजूदा हुकूमत को मानना पड़ता जी कि 95% मीडिया को, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप पर्सनल ना लें, आपको मैं 5% में रखता हूं भाई, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसी में रखे। 95% मीडिया को खरीद लिया गया है और उनको खरीद कर अवाम के दिमागों पर ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा है कि 30% के करीब जो हाई और मिडिल क्लास की अवाम है वो इनके झांसे में कहीं ना कहीं आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बड़ी प्यारी बात ट्विटर पर एक अल्लाह की बंदी गैर मुस्लिम बहन ने लिखा है जी, बड़ी प्यारी बात। उसने कहा कि मैंने मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास और क्रीम ऑफ द सोसाइटी को अपनी जिंदगी में भारत के अंदर इतना बेरहम आज तक नहीं देखा जितना अब देख रही हूँ। जो ट्रेन के नीचे आकर मजदूर कट गए तो दूसरे दिन एक हाई क्लास का बंदा ट्विटर पर लिखता है, ट्रेन के पटरियों पे सोए क्यों? बाजू जंगल नहीं था क्या? जंगल में जाके सोना था। ये जहनी दिवालियापन है एक्चुअली, ये उनकी अंदर की नफरत और एक जहनी दिवालियापन, ये उन्हें इस तरह के बयानात देने के लिए मजबूर करता है। और आपने मीडिया की बात कही, मीडिया के बिक जाने की बात कही, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ये शायद हम लोग जहाँ पे हैं बैठे हुए इसीलिए बैठे हैं कि बेलाग और बेबाक गुफ्तगू करते हैं, और बस अल्लाह ताला जो है वो हौसला दे, ईमान पे कायम रखे, हौसला दे कि हम हमेशा लोगों के सामने अपने जो हमारा अमल है, जो हमारी पोजीशन है, उसके जरिए हम लोगों के सामने सच्चाइयां लेकर, आमीन या रब्बुल आलमीन, और सच का ही दामन लेकर हम चलते हैं। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि हम इस छोटे से चैनल में बैठ के काम कर रहे हैं। अल्लाह कबूल करे। क्योंकि जो लोग आपके चैनल की तरक्की के लिए, आपकी जिंदगी की तरक्की के लिए, आपकी पूरी टीम की तरक्की के लिए, ये चैनल के ओनर की तरक्की के लिए मैं अल्लाह हम लोगों ने कभी भी झूठ को या कामयाबी नसीब फरमाए और बेहतरीन दौलतों से नसीब फरमाए, खुशामद परस्ती को या झूठ को कभी जो है वो सीढ़ी नहीं बनाया, हमेशा हक की जो है वो तरवीज की है और आज भी वही कर रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए मैं जनाब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे मुल्क के कुछ लोग जो कि अरब ममालिक में काम कर रहे थे, वहाँ पे काम कर रहे थे, कमा रहे थे, वहाँ से कमा के वो दौलत यहाँ भेज रहे थे, यहाँ पे उनके फैमिलीज आराम की ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन एक मुस्लिम ममालिक में काम करने के बावजूद उन्होंने वहाँ भी अपनी जहर अफशानी से खुद को बाज नहीं रखा और तरह तरह की मुल्क के इसके बारे में, मुसलमानों के बारे में, मजहब इस्लाम के बारे में वो जहर अफशानी करते रहे। यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त आया कि जब हुकूमत ने इस बारे में एक्शन लिया और अरब ममालिक में कुछ लोगों का रवैया
थोड़ा सख्त हो गया ऐसे लोगों के लिए। लेकिन हमारे यहाँ उसके लिए भी एक अजीब फिजा बना दी गई कि अरब वाले जो है वो हमसे नफरत करते हैं और वो उस नफरत को प्रमोट कर रहे हैं और हमारे लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। इस बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? अरब ममालिक से भारत का ताल्लुक लगभग 4000 साल पुराना है। बिल्कुल, हमारा कारोबारी ताल्लुक, हमारा समाजी ताल्लुक, और यमन के कई काफिले केरला आते जाते थे और सिल्क रोड के जरिए कई काफिले सिंध आते जाते थे और यहाँ से पल्सेस वगैरह, मसाले वगैरह ले जाते थे, सिल्क वगैरह लेके जाते थे और फिर वहाँ से जो वो लोग माशाल्लाह एक्सपोर्ट कर सकते थे वो चीज़ें लाकर एक्सपोर्ट करते थे। ये एक पुराना ताल्लुक था और एक अच्छा खुशगवार माहौल था। पिछले 100 सालों में लाखों में नहीं कहूँगा मैं, करोड़ों में हिंदुस्तानी जाकर अरब ममालिक में रहकर अपनी जिंदगी बेहतरीन बना लिए, अरबों खरबों में कमा के भेजे हिंदुस्तान को। और आप देखेंगे कि जब हिंदुस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल अभी दौर नहीं आया था, आईटी का दौर नहीं आया था, तो खानदान के खानदान एक एक आदमी पर डिपेंड रहते थे जो अरब मुल्क में रहता था। बिल्कुल सही। एक अल्लाह का बंदा जाता था तो वो, उसके भाया, उसकी बहनें, उनके बच्चे, उसके कजन्स, उनके बच्चे पूरे उस पर इंतजार करते थे कि कब वो बेचारा मदद भेजना शुरू करेगा, कब हमारे जिंदगियां फीसा भरे जाएंगे, खाने आएंगे। यानी कि अरब ममालिक का अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा रोल रहा हमारी माशियत में, हमारी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में। बिल्कुल। अब हुआ यूं कि आरएसएस का जो संगी जहन वो काम करना शुरू हुआ जहरीले तरीके से। तो ऐसे तेजस्वी सूर्या, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साउथ बैंगलोर के, अरब माँ बहनों बेटियों के बारे में गंदे जुमले लिख दिए ट्विटर पे। वो एक अरब प्रिंसेस के हाथ को लग गए, किसी ने निकाल कर बता दिया। अब उसने तहकीक शुरू की तो इतना लंबा मसला सामने आया कि इनकी एक पूरी कौम है आरएसएस की जो पूरे हिंदुस्तानियों में 1% से थोड़ी कम है, लेकिन सांप की तरह है, जिसको डंस मारती है बर्बाद कर देती है। वो चीज उनके सामने वाजे हुई। अब उनके सामने वाजे हुई तो वीडियो आना शुरू हुए, तो लालचंदानी जैसी डॉक्टर्स के वीडियोस चले गए, व्हाट्सएप चैट चले गया जो मध्य प्रदेश का था, डॉक्टर सुशील का। अब ये चीजें जब उनके सामने गए तो अब उनको इंडियन डॉक्टर पे, इंडियन ड्राइवर पे, इंडियन आईटी कंसल्टेंट पे, इंडियन बिजनेसमैन पे जो खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी का है, अरबों को शक होना शुरू हो गया। उनके लिए एविडेंस है। बिल्कुल, हाँ। तो अब वो क्या सोचने लगे, अरे भाई हर डॉक्टर ऐसी चाहे तो मेरी बहन को भेजो नहीं भेजो, मेरे भाई को भेजो नहीं भेजो, मेरे माँ बाप को भेजो या नहीं भेजो, क्योंकि डॉक्टर हिंदू है, आरएसएस का रहा तो कोई दवा दे के मार तो नहीं दे रहा, जहर दे के जान बचा रहा है या जान मार रहा है, जान से खत्म कर रहा है। ये एक जहर, क्योंकि ये आरती ने तो बाकायदा खुला बयान दिया ना कि ऐसे लोगों को बाकायदा इंजेक्शन दे के, जहर का इंजेक्शन दे के मार देना चाहिए। एक डॉक्टर की जुबान से ये अल्फाज पूरी दुनिया में, डॉक्टर्स कम्युनिटी में, मेडिकल कम्युनिटी में और आम जनता में हिंदुस्तान का शर्म से सर झुका दी। बिल्कुल सही। मैं और आप आज जाके बोलेंगे मेरा बच्चा डॉक्टर है, आप जॉब पे रखेंगे तो अरब 2 बार सोचेगा, अमेरिकन अब 2 बार सोचेगा, यूरोपियन 2 बार सोचेगा। कोसी मेंटालिटी का डॉक्टर है तेरा बेटा, तेरी बेटी कोसी मेंटालिटी का डॉक्टर है। अब ये सोचना शुरू है, क्यों? उसका रीजन ये है कि उनके दिमाग में ये आएगा कि भाई आइडियोलॉजी से मुतासिर होके कहीं प्रोफेशन के अंदर ये खयानत करके मासूमों को तो नहीं मार रही है। बिल्कुल सही। और ये वाली चीज अरबों में आम हुई, ट्विटर पे उन लोगों ने मुहिम चलाई हुई है। और आप यकीन मानिए, अगर वो मुहिम जोर पकड़ गई तो लाखों हिंदुस्तानी हिंदू जो अरब ममालिक में लाखों रुपया महाना कमा रहे थे, उनके नौकरियां और जिंदगियां तो जीरो हो गए। समझो, मेरी बात लिख लीजिए। अरब एक्शन लेते नहीं। जब अपनी वाली पे आके एक्शन लेते ना तो फिर पूरी बाल की खाल निकाल डालते, उन्हें इतना याद रखिए। डेनमार्क वालों ने बदतमीजी की थी, उनका जो हशर करे वो अरब, डेनमार्क वाले आके नीचे घुटनों पे बैठ गए। बिल्कुल सेम हाल अगर हमारा हुआ और हमारे अगर चावल का एक्सपोर्ट रुक गया, गोश्त का एक्सपोर्ट रुक गया, दालों का एक्सपोर्ट रुक गया और हमारे तरकारियों का एक्सपोर्ट रुक गया और हमारे बच्चों के प्रोफेशंस जाना शुरू हो गए, हिंदू भाइयों बहनों के, डायरेक्ट फायदा पाकिस्तान को होने वाला है। चावल वो पाकिस्तान से मंगाएंगे, गोश्त पाकिस्तान से मंगाएंगे, पूरे प्रोफेशनल्स को वो पाकिस्तान से लेके जाएंगे।
तो इसका मतलब है हमारे बच्चे बेरोजगार होंगे, हमारी इकोनॉमी और दफन होंगी, पाकिस्तान ऐसा बूस्ट होकर अरबों खरबों रुपए कमाना शुरू करेगा, फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान दुनिया का आगे निकल जाएगा। ये बड़ी खतरनाक चीज हो सकती है, अल्लाह हिफाजत करे। इस ज़मन में आगे की तरफ बढ़ते हुए अभी एक जो मामलात चल रहे हैं चाइना और बॉर्डर पे काफ़ी अंदर तक आ गया है लद्दाख के, तो ये क्या ये हुकूमत इस मामले में क्या फ़ाल नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, या इस बारे में नहीं सोच रही, या उनको बिल्कुल देने का इरादा कर लिया है क्योंकि चाइना बड़ी तेज़ी से गलबा पा रहा है बॉर्डर्स पे? मसला ये है कि हमारी फौज बहुत एक्टिव, बहुत बहादुर और बहुत ही तैयार है जी, लेकिन हमारी फौज के इक्विपमेंट्स और हमारी फौज की हथियारों की तैयारी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से सही स्टैंडर्ड लेवल पर नहीं है। ये तो खैर एक चीज ये होगी जी, जी। दूसरी चीज, फौज हुक्म का इंतजार करती है प्रेसिडेंट के जी, और प्रेसिडेंट तीनों अफवाज के चीफ को बुलाकर ऑर्डर देते हैं कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर के मशवरे पर जी। अभी हुआ यूं कि एक सीडीसी बोलकर नया जॉब क्रिएट किया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत, जो इन दिनों नजर नहीं आ रहे टीवी पे। कश्मीरी बच्चों को 8-10 साल के डिटेंशन सेंटर में डालना अच्छा रहेगा बोलकर वो नजर आते थे, चाइना के खिलाफ और नेपाल के खिलाफ अभी वो नजर नहीं आ रहे इन दिनों। मैं उनको टीवी पे देखने का बड़ा ख्वाहिशमंद हूं, अगर वो आ गए तो इन दिनों। तो वो अब डायरेक्ट प्रेसिडेंट को नहीं, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे और उनके अंडर में तीनों एयरफोर्स, नेवी और हमारी आर्मी के चीफ्स काम कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने इनको ऑर्डर देना, इन्होंने वो तीनों को ऑर्डर देना। हमारे पास से कोई स्ट्रॉन्ग जवाब का ऑर्डर नहीं जा रहा। अफवाह फौजियों के हमने हाथ बंद दिए हैं। चाइना जुल्म पे जुल्म करता जा रहा है, कई फौजियों को जख्मी कर दिया, फोटोग्राफ्स आए हैं, हाथ पैर बांध के वो लेके जा रहे हैं, फोटोग्राफ्स आए हैं। कई फौजी हमारे आईसीयू में चले गए और वो लगभग 60 किलोमीटर तक अंदर आ गया है। 60 किलोमीटर छोटा एरिया नहीं होता, याद रखिए आप। 60 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर के मुल्क है दुनिया में, उतना एक हिस्सा वो काट लिए हैं। अब नई जो परसों मीटिंग हुई है उसमें चाइना ने ये कहा, हमें पता चला है कि वो पीछे नहीं जाएंगे, अब ये नया नॉर्मल है, इसके अलावा अब हमको ये होना है। तो ये जो खामोशी है हिंदुस्तान की, ये किसी तरह का खौफ है या कोई स्ट्रेटेजी है इसके पीछे? मोदी जी सावरकर के मानने वाले हैं और सावरकर का तरीका था परेशानी हद से बढ़ जाए तो फौरी माफी मांगकर खामोश हो जाना। मोदी जी खामोश होने में इंटरेस्टेड है, माफी मांगने में नहीं है। अंग्रेजों से सावरकर माफी मांग लिए थे डर के, आज पूरी गवर्नमेंट के ऊपर चाइना का खौफ तारी दिख रहा मेरे को। अभी तक होना ये चाहिए था 100-200 सर्जिकल स्ट्राइक हो जाना चाहिए था चाइना पर, उनकी आर्मी पर। अभी तक हमारी 4-6 बटालियन घुस जाना चाहिए था। अभी तक हम बहुत कुछ आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से हम एक थप्पड़ भी नहीं मारे और उन्होंने हम पे प्रेशर बनाते बनाते अब घुसते जा रहे हैं। अब परसों पता चला लद्दाख पूरे का पूरा उन्होंने क्लेम कर रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश पे भी अब वो आने वाले हैं। अल्लाह भारत की हिफाजत करे, मैं दुआ कर सकता हूं। तो ये 56 इंच का सीना जो है ये किस दिन काम आएगा? एक आर्मी के साबिका आर्मी के फौजी की बीवी ने 56 इंच का ब्लाउज भेजा है। अच्छा, तो ये सीना जो है ब्लाउज के काबिल का दिख रहा, सदरी के जैकेट के काबिल का नहीं दिख रहा बोलकर वो अल्लाह की बंदी ने भेजा है। अच्छा, ट्विटर पे बहुत जोक चल रहा है ये। मुझे सिर्फ ये जानना है 56 इंच का हो, 46 का हो, 76 का हो, वो नहीं पता। एक्शन का रिएक्शन दीजिए। उन्होंने कहा था गुजरात में जो हुआ गोधरा के अंदर वो एक्शन था और हमने हिंदुओं ने रिएक्शन दिया है। तो अब चाइना ने जो मारा है वो एक्शन है, उसका अब रिएक्शन दीजिए। अगर वाकई हम हिंदुस्तानी मर्द हैं तो हमें रिएक्शन देना चाहिए। बिल्कुल, मैंने गुजारिश भी की है, एक इस्लामिक मुस्लिम रेजिमेंट बनाइए, हमको भेजाइए, आप घर बैठिए, हमको भेजाइए, हम जाकर बॉर्डर्स डिफेंड करते हैं इंशाअल्लाह। अभी तक कोई जवाब नहीं आया।
जी, तो ये क्या लग रहा है कि मतलब ये चाइना तीसरी आलमी जंग को आवाज दे रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है? हमारी तरफ से 3-4 गलतियां हुई हैं भारत की मौजूदा हुकूमत मोदी गवर्नमेंट की तरफ से। जी, अमेरिका के झांसे में आकर एक ऐसे क्लब के मेंबर बन गए हम WHO में, जो चाइना को कोविड-19 कोरोना वायरस का जिम्मेदार खड़ा करके 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर तोड़ लेने का प्लान था। और वो प्लान के तहत ये तय किया गया था कि वो 4-5 ट्रिलियन डॉलर फाइन मारेंगे चाइना को और पूरे ये ममालिक बांट लेंगे। वो क्लब के हम मेंबर बन गए। हमने अपनी कंपनियों को बचाने के लिए चाइना के ऊपर ये पाबंदी लगाई कि डायरेक्ट हमारे कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकता, पार्लियामेंट के थ्रू आना पड़ेगा, पार्लियामेंट की कमेटी के थ्रू। जी, जी। और हमने तीसरा काम ये किया कि अमेरिका के तायीद में साउथ चाइना सी के बारे में भी हमने कुछ बयानात जारी कर दिए। बस चाइना को मौके का इंतजार था, वो इंतजार में थे। फिर आर्टिकल 370 को जो हमने हटाया, वो आर्टिकल 370 को हटा के लद्दाख को स्टेट बनाया। चाइना को वो मौका मिल गया कि आप अब लद्दाख को खा लेंगे तो चाइना की सोवरेनिटी पे बात है। आपने एक तरफा डिसीजन लिया, इसलिए अब हम जितना हो सका लद्दाख का हिस्सा काटेंगे बोलकर वो आगे बढ़ गए। तो ये ग्राउंड बना जिस पर अब चाइना हमारे सर पर सवार है। तीसरी आलमी जंग के चांसेस है क्या? अमेरिका और यूरोप अब लड़ने की पोजीशन में बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं है। रशिया भी नहीं है, क्योंकि वो तेल रहा, सोना रहा, बहुत ज्यादा पैसा रहा, उनके लिए आके लड़ सकते। हमारे पास भारत की इकोनॉमी अभी तो गुलाबो सिताबों की हवेली की जैसी है तो हमारे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। पुरानी एक हवेली के जैसे हो गए हम। तो अमेरिका हमारे लिए आके लड़ेंगे अगर आप सोच रहे हैं, हाँ। तो मैं समझता हूं मुश्किल है। हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी घटिया है, हम बांग्लादेश से सही नहीं, हम श्रीलंका से सही नहीं, तो बांग्लादेश भी सीएए के मसले में हमसे नाराज। हाँ। श्रीलंका अपने पोर्ट चाइना के हवाले करके चाइना की गोद में बैठ जा रहा। डोकलाम के मसले पे भूटान ने हमसे कह दिया आप ज्यादा मत आइए, चाइना को गुस्सा आ रहा। तो डोकलाम में चाइना ने आकर अपना सेटअप परमानेंटली जमा दिया। अब पाकिस्तान से तो हमारा अजली दुश्मनी चल रही है, अब हम चाइना से भी लड़ लिए। नेपाल वाहिद हिंदू कंट्री पूरी दुनिया की, हमारे पास के हिंदुत्व वाले जाके उनसे भी लड़ लिए, गोलियां खा के मर रहे। अब आप अंदर भी जहर, अंदर भी मुसलमानों को मार रहे, दलितों को मार रहे, सिखों को मार रहे, ईसाइयों को मार रहे, अंदर भी बर्बादी ला रहे मोदी गवर्नमेंट, बाहर भी। एक मकुला है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। बराबर, आप सही बोले। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने जो बोया है अब उसे काटने का भी वक्त आ गया और सरकार को काटना पड़ेगा। अफसोस यह है कि सरकार के इस अमल की वजह से जो यहाँ की मासूम और बिल्कुल बेकसूर जनता है वो पिस रही और वो पिसती चली जाएगी। अगर जंग हो गई इन हालात में जी, तो मैं समझता हूँ आधे से ज्यादा हिंदुस्तानियों के सरों पर जी मौत के बादल मंडला रहे हैं, भूख और दूसरे वजूहात की वजह से। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। तो ये रियाज साहब, आलमी सतह पर जो ये चीन की जो सप्लाई का मामला है, तो क्या लगता है आपको कि चीन का रवैया क्या रहेगा इस मामले में? चीन एग्रेसिव रहेगा। चीन के ने फॉरेन रिजर्व्स में करीब 20 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा पड़े हुए हैं। चीन अमेरिका के बॉन्ड्स खरीदे हुआ है जो मार्केट में लाया, तो अमेरिकन इकोनॉमी रोड पर आ जाएगी। तो अमेरिका चीन के बारे में एक बयानबाजी से ज्यादा जाने की पोजीशन में नहीं है। चीन से यूरोप डायरेक्ट टेंशन लेना नहीं चाहता क्योंकि कोई खास फायदा नहीं है। उल्टा जो वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी जो चीन की है, उसकी वजह से यूरोप को नहीं बोले भी तो $500 बिलियन के ऑर्डर्स मिले हैं। जर्मनी को $70 बिलियन का ऑर्डर मिला है, यूके को मिला है। तो उनकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं चीन पर डिपेंड है, तो वो चीन से पंगा लेना नहीं चाहेंगे। अफ्रीकन नेशंस चीन के हैवी इन्वेस्टमेंट के अंडर में, तो चीन से अफ्रीकन नेशंस भी अगेंस्ट नहीं जाएंगे क्योंकि खूब फायदा मिल रहा है। चीन इंडस्ट्रीज डाल रहा है, शहर बसा रहा है, बड़े बड़े फार्मिंग के लिए इक्विपमेंट्स दे रहा है, लॉन्ग टर्म लोन्स दे रहा है। श्रीलंका वैसी दबा हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर गवादर पोर्ट चीन ने बना दिया, तो पाकिस्तान बिल्कुल ही चीन के साथ है। नेपाल के अंदर चीन ने पूरी रेलवे लाइन डाल दी। 2015 में मागाधीशियों के नाम पर मोदी जी ने नेपाल का ब्लॉकेट किया था, तो नेपाल चीन के गोद में जाके बैठ गया। चीन पूरा सप्लाई संभाल ले रहा नेपाल की, तो उसमें जो वहां के मागाधीशी भी हमारे खिलाफ है, वहां के नेपाली भी हमारे खिलाफ है। यानी हम ऐसे महागधे साबित हुए, हमारी गवर्नमेंट
किसी के ना दोस्त बन सके ना किसी को दोस्त बना सके। तो क्या उन्हें इस बात का इदराक नहीं कि जो उनकी पॉलिसीज है वो कहीं ना कहीं उनको पूरी दुनिया में अकेला कर रही है? यस, मैंने ये बात कई टीवी चैनल्स पे कही, आर्टिकल 370 और सीए के मसले में, कि अमेरिका की ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट हमारे खिलाफ, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट हमारे खिलाफ, यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट हमारे खिलाफ, ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल, अरब ममालिक के साथ पूरे मुस्लिम मुल्कों की जो ओआईसी है वो भी हमारे खिलाफ। अभी तक ईरान हमारे खिलाफ कोई वहां से करारदाद निकलना रहा तो रोक देता था, तो अब ईरान भी साथ दे दिया। हत्ता के सीए के मसले में जो जुल्म हुआ शियाओं पर कश्मीर के अंदर, ईरान भी हमारे खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया। जो कई सौ सालों से हिंदुस्तान का साथी बना रहता था, हाँ। वो भी खिलाफ हो गया। तो पता ये चला कि हम पूरी दुनिया से लड़े हुए हैं। तो ये तो अंदरूनी सूरत हाल आपने बताई, लेकिन उसके बावजूद जो हमेशा से पिछले 6 सालों से हमारी मीडिया का, गोदी मीडिया का जो रोल रहा, तो आपको क्या लगता है कि हमारी मीडिया ये चाइना और इंडिया की जो भी ये चल रहा है, ये जो तनाज़ा चल रहा है, इसको किस तरह से, किस नज़र से देख रही है? गोदी मीडिया की आप बात करेंगे? नहीं, मैं मीडिया को गोदी मीडिया, सुधीर चौधरी और अमीश देवगन शो चला रहे हैं, टाइम्स नाउ भी चला रहा था लेकिन ये दोनों ज्यादा चला रहे हैं। सुनिए आप कि चाइना के फौजी बड़े लाडले रहते अपने माँ बाप के, बहुत ज्यादा माँ बाप उनको चाहते, एकलौते रहते, भारत की फौज के सामने टिक नहीं पाएंगे, हम अगर आज लड़े हुई तो घुस जाएंगे चाइना के अंदर। ऐसी ऐसी बातें आप देखेंगे ना तो एक बच्चा भी हंसेगा और दुनिया थूक रही। उसके ऊपर फिर दूसरा जो चल रहा, वो पाकिस्तान से कबूतर आ गया, वो कबूतर जासूस था, उसके ऊपर कोड्स लिखे हुए थे, पूरी वर्ल्ड हंस रही हमारे ऊपर। ये देखिए, आप एक बात याद रखिए, मोहल्ले में अगर लड़ाई हो गई ना, तो मोहल्ले की लड़ाई को टैकल करने के लिए साम दाम दंड भेद चारों चीजों पर एक बंदा काम करता कि लड़ाई को मैं टैकल कैसा करूं, अगर वो लड़ाई का पार्टी और हिस्सेदार है। या 2 मुल्कों की बात कर रहे हैं आप, और भारत जैसे मुल्क की, जिसके लिए हजारों नहीं लाखों लोगों ने अंग्रेजों से भिड़कर खून बहाया है, उसमें हिंदू भाई भी है, उसमें मुसलमान भी है। सही, हजारों मुसलमान, लाखों मुसलमान भिड़ गए, तब जाके आजादी मिली। अब ये अखंड भारत को टूटते टूटते अब इतना रह गया। आगे के दिनों में इनके पॉलिसीज की वजह से मुझे लगता है भारत की अखंडता बीजेपी की वजह से खतरे में आ गई। न सिर्फ ये कि बीजेपी, बल्कि इसे तोड़ने में मैं समझता हूँ कि इनका जो दोनों राइट हैंड है, इनका मीडिया, जी, क्योंकि ये जो गलत तरह से लोगों को एक प्रोजेक्शन कर रहा है तमाम चीज़ों की, क्योंकि एक तरफ जैसा कि आपने बताया कि 60 किलोमीटर के लद्दाख का हिस्सा जो है वो चाइना ने ले लिया, लेकिन वो खबर जो है वो इस तरीके से पेश की जा रही है कि ऐसे लगता है कि हम चाइना पे हावी हो रहे हैं और चाइना हमसे डरा हुआ है। ये सूरत हाल सामने में पेश की जा रही है लोगों की। तो ये जो मिसगाइडेंस है, ये किस रुख पे ले जाएगी आने वाले? अंधेर नगरी चौपट राज, बॉर्डर्स से निकलकर हमारे मोहल्लों तक भी अगर खतरा आ जाए तो ये ईमान बेचकर देश को बर्बाद करने वाले गोदी मीडिया के लोग, देश के असल गद्दार जी, आम आवाम को अंधेरे में रखने की कोशिश करेंगे। जब रूम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, तो आने वाले दिनों में कहावत कही जाएगी, जब भारत अल्लाह ना करे जल रहा था तो गोदी मीडिया संघी हुकूमत के साथ मिलकर झूठ और नफरत फैला रहा था। बस इतना आप याद रखिए। इन्हों कोशिश पूरी ये रख रहे हैं पिक्चर ब्यूटीफुल दिखा सके, जबकि एक्चुअल रियलिटी बड़ी खतरनाक है। अब देखिए ना कि ये मामला शुरुआत इसकी हुई थी कोविड से, और ये रफ्ता रफ्ता फैलते 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 आज देखिए कि 3 लाख तादाद क्रॉस हो गया। और इस तरफ नज़र डालने के बजाय, या फिर हमारे सरहद पे जो सूरत हाल बन रही है, चाइना की तरफ से जो प्रेशर बढ़ रहा है, इस तरफ बात करने के बजाय हमारे जो मोटा भाई और छोटा भाई कह लीजिए, या प्रधान जी हमारे और जो है, इस तरफ नज़र डालने के बजाय मैं देख रहा हूँ कि न्यूज़ आ रही है, उनके ट्वीट्स आ रहे हैं, ये चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं। ये अब चुनाव की तरफ लग गए। मुल्क की फिक्र नहीं है, कोविड की फिक्र नहीं है, मरते हुए लोगों की फिक्र नहीं है, हमारी मैशियत किस तरफ जा रही है उसकी कोई फिक्र नहीं है। इतने सारे करोड़ों की तादाद में लोग, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लॉकडाउन का सिलसिला बढ़ता गया, 5 लॉकडाउन हम लोगों ने
देख लिया, हम लोग 5th फेज में आ गए। कुछ जगहों पे है, कुछ जगहों पे नहीं है, लेकिन 5th फेज में आ गए। लॉकडाउन तो हम लोगों ने जैसे तैसे गुजारा कर लिया। अभी हमारे सामने मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान और भी खड़ा होने वाला है जब ये लॉकडाउन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर जो सूरत हाल हमारे सामने देश की आएगी, मैं तो सिर्फ उस बारे में सोचता हूँ वो पिक्चर कैसी होगी। मैं समझता हूँ कि जहाँ रोटी नहीं दे पाए वहाँ LED लिख जाके लगा दिए। बहुत मुझे अफसोस भी हुआ, हैरत भी हुई। 72,000 LED 144 करोड़ रुपए खर्च करके एक रैली के लिए लगाए। मैं बताऊं, मुझे हंसी आई है एक्चुअली, अफसोस तो हुआ लेकिन हंसी आई मुझे। जी जी जी, 144 करोड़ रुपए खर्च करके एक ट्विटर पे एक कार्टून आया है, सतीश अतरिया का कार्टून है गालिबन जी, जिसमें गरीब अपनी फैमिली के साथ बैठा है और रस्सी से एक कार्टून उतर रहा है। वो समझ रहा है कि उसमें खाना है और पूरे बच्चे खुश हो गए और वो खुश हो गया, भूख से तड़प रहे थे और कार्टून खोला तो उसमें से LED निकल रहा है, प्लाज्मा LED जी। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए वो हुकूमत की बेहिसी का और वो हुकूमत की जलालत का बोलूँगा मैं, जलालत का, ये जिसके घर में राशन नहीं, जिसके घर में खाना नहीं, गांव-गांव भुखमरी के हालात, फांसियां लेके बच्चे मर रहे हैं, बाबा फांसी लेके मर रहे हैं, खुदकशियां चल रहे हैं, लोग मेंढक खाने पे बच्चे मेंढक खा ले रहे हैं, चूहे खा रहे हैं और इन हालात में आप LED लगा के अपना भाषण सुना रहे हैं और बड़ी ढटाई से बोल रहे हैं आप मोदी जी ने इतने करोड़ लोगों को राशन पहुंचा दिया और इतने करोड़ लोगों को ट्रेनों और बसों के जरिए आराम से सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया गया थे। ये ढटाई से तो मैं समझता हूं ये तमाम चीजें और तबाही लाएगी। पूरा लॉकडाउन जब हटेगा तो जो पिक्चर रहेगी, अक्सर जाकिर नाइक बोलते गॉड सेव द कंट्री, अल्लाह बचाए मुल्क को। मैं कहूँगा बस अल्लाह बचाए। हालात मुझे बहुत ही भयानक लग रहे हैं, बस अल्लाह हिफाजत करे रब्बिल आलमीन। अपनी गुफ्तगू में अब हम आखिरी मंजिल की तरफ आ चुके हैं और मैं चाहूँगा कि आपसे एक सवाल जो बहुत देर से मेरे दिमाग में मचल रहा है वो आपसे करूँ कि चीन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि दुनिया में कोविड-19 को लाने का या फैलाने का वो जिम्मेदार है। इस बारे में आपका क्या नज़रिया है? मैं समझता हूँ बड़े बड़े नुकसानात जो तमाम ममालिक को हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान माली एतबार से चीन का हुआ है। तो चीन कोविड-19 को लाकर अच्छी खासी इकोनॉमी जो उसकी चल रही, अच्छे खासे इंडस्ट्रीज चल रहे हैं, पूरी दुनिया में उसका माल बिक रहा है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज आके उसके पास कंपनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उसकी इकोनॉमी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के अपनी आवाम पे खर्च कर रहा है, शहर पे शहर बसा लेते जा रहा, एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट खोल लेते जा रहा, हाई फाई लाइफ होती जा रही है कि अमेरिका और यूरोप भी देख के परेशान हैं। तो ऐसे हालात में चीन ये बीमारी लाकर खुद अपनी खबर खो देगा, ये सोचना थोड़ा महाल है, अजीब बात है जी। हाँ, अगर चीन के बड़े नुकसानात हो रहे थे, चीन से दुनिया जो सो बदले ले रही थी, चीन को दबाने के लिए जंगें चल रही थी, उन हालात में केमिकल वॉरफेयर के नाम पर चीन ऐसी बीमारी को इंट्रोड्यूस करके लोगों को, दूसरे कंट्रीज को हला दिया, तो जब बात समझ में आती थी। अभी चीन पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का इंजन बना हुआ था और पूरी इकोनॉमी को लेकर दौड़ रहा था और इन हालात में वो खुद ही अपने आप को पैर में बेड़ियां डाल के औंधे मुंह गिरा लेगा, ये सोचना मैं समझता हूँ थोड़ा बैद अल अक़ल बोलते हैं ना, आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ सेंस है। तो आई डोंट एग्री विद दिस नोशन। मैं इस तो आपको क्या लगता है कि ये आने वाले दिनों में जो अपनी चीन की स्टेबिलिटी रही, क्योंकि अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट में ये भी मैंने पढ़ा कि चीन अपने वक्त से 20 साल आगे है जी 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 तरक्की में, जी 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 अपनी इजादात में, अपनी तरक्की में, अपनी इकोनॉमी में वो अभी से 20 साल आगे है, जबकि हम लोगों का ये हाल है कि हम लोग आज के दौर में भी 20 साल पीछे। 20 साल भी कम बोल दिया, आप थोड़ा बढ़ा दीजिए, अब बढ़ जाएगा साल को अगर आप ऐड कर हाँ, अब ये बढ़ जाएगा। मैं समझता हूं कि 40 साल पीछे चले गए। तो क्या लगता है कि ये आने वाले दिनों में चाइना क्या बिल्कुल सबसे बड़ा सुप्रीम पावर बनकर उभरेगा क्या? $5 ट्रिलियन चाइना पे दबाव बना के वायरस के इस्तेमाल के जरिए WHO को यूज करके वेस्टर्न पावर्स उसको तोड़ने की चक्कर में थे, लेकिन मैं समझता हूँ चाइना उसके आधे पैसे खर्चा करके जंग पर राजी हो जाएगा,
लेकिन 1 रुपया किसी को डायरेक्ट देने वाला नहीं, कोई उससे पैसे तोड़ना आसान नहीं रहेगा। 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर खर्च करके वो साउथ चाइना सी भी खा जाएगा, ताइवान भी खा जाएगा, इधर हमारी तरफ अल्लाह जाने कहाँ तक एंट्री मार दे, उधर अमेरिका शुरुआत तो हो ही चुकी है। अमेरिका यूरोप अगर होशियारी करे तो फेस टू फेस उनसे एक लिमिटेड वॉर लड़ लेके उनको और घुटनों पे ला देंगे उन्हें, लेकिन अपनी एग्रेसिव पॉलिसी को अब वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुश्किल है। जी, ये मेरा अंदाजा है पर्सनल लेवल। नहीं, पर अंदाजे की बात देखिए, हम लोग जो अंदाजे लगाते हैं सूरत हाल की बदलती हुई कैफियत के तहत ही हम अंदाजे लगाते हैं। तो जो कैलकुलेशन आपका है वही कैलकुलेशन मेरा भी है। मुझे भी यही लगता है एग्जैक्टली जो आपने कहा। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले चाहेंगे कि आपकी गुफ्तगू को हमारे देखने वाले बहुत ज़्यादा ही पसंद कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम बार बार आपको तकलीफ़ दें, क्योंकि आज की तारीख़ में बेलाग और बेबाक गुफ्तगू करने वालों की बहुत ही किल्लत है। ख़ास तौर से आप हमारे मीडिया की हालत देख रहे हैं, हमारे एंकर्स की हालत देख रहे हैं, हमारे नेताओं की हालत देख रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे जो उलमाए कराम हैं उनकी भी हालत आप देख रहे हैं। तो ऐसे में एक सच्ची आवाज़ लेकर, एक बेबाक आवाज़ लेकर कोई शख्स अगर आता है तो हम दिल से उनकी पजराई करते हैं और आपकी भी पजराई कर रहे हैं। और आपको अपने चैनल पे हर वक्त हमा वक्त हम चाहेंगे कि आप आएँ और हमारे देखने वालों के सामने इसी तरह से हालात हाजरा पे और दूसरे मसाइल पे आप अपनी राय से नवाजते रहें। अल्लाह ताला आफियत का मामला फरमाए। मैं चाहूँगा इलियास साहब कि हमारे देखने वालों के लिए कोई पैगाम अगर आप देना चाहें। मेरी गुजारिश ये है कि आज की तारीख में न्यूज़ चैनल्स और एंकर्स और डिबेट्स और टॉक शोज़ बहुत है, लेकिन आप लोग बड़ी मेहरबानी करके सच्चाई को देखिए, सच्चाई को समझिए, सच्चाई को जानिए और सच्चाई को आगे फैलाइए। ये आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, पूरे देश और दुनिया के लिए सबसे बेहतरीन बात होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, सच खैर की तरफ लेकर जाता है और खैर जन्नत में लेकर जाता है, बिल्कुल। झूठ बर्बादी की तरफ लेकर जाता है, तबाही की तरफ, और तबाही जहन्नम की तरफ लेकर जाती है। तो सच पर रहिए, सच का साथ दीजिए, सच्चाई को आगे बढ़ाइए। अल्लाह हम सबको ईमान पर जिंदा रखे, ईमान पर खातिमा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लिए बस इतना ही। यहीं पे हम अपने प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं इस वादे के साथ कि बहुत जल्द फिर एक बार हम जनाब इलियास शरफुद्दीन साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे। कुछ नए मसाइल के साथ हालात हाजरा पे कुछ और गुफ्तगू की जाएगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।